नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है, इस कहानी से पूरा भारत वाकिफ़ है। एक शख्स जो 1989 में पैदा हुआ, लेकिन पता ही नहीं था कि उसका बाप कौन है। बाप के नाम को लेकर 35 साल तक संघर्ष किया। 2014 में डीएनए टेस्ट हुआ तो यूपी उत्तराखंड के 3 बार के सीएम रह चुके व्यक्ति ने स्वीकारा कि हाँ, ये मेरा बेटा है। और उसी बेटे की 2018 में हत्या कर दी गई। वजह फिर से डीएनए टेस्ट बना। मैं आज बात कर रहा हूं एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी और उसके हत्याकांड की। ये कहानी शुरू होती है 3 मार्च 2014 से। इस दिन नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी ने रोहित शेखर तिवारी को अपना बेटा मान लिया। रोहित को ये साबित करने के लिए 6 साल की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 2008 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लंबी बहसों और दलीलों के बीच कोर्ट ने एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लिया था और इसके बाद जांच में पाया गया कि दोनों की रंगों में बहने वाले खून का डीएनए एक ही है। दुनिया में बात सामने आई तो 88 साल की उम्र में एनडी तिवारी ने रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा से शादी की और इसके बाद ये सभी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में साथ रहने लगे। परिवार में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अपने नाम के लिए इस कानूनी लड़ाई को लड़ते लड़ते रोहित शेखर तिवारी अब 35 साल के हो गए थे। उनकी मां शादी के लिए बहू खोज रही थी। रोहित ने भी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बना लिया था। अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है इंदौर की अपूर्वा शुक्ला की। अपूर्वा के पिता इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीके शुक्ला थे। एक दिन अपूर्वा की नज़र रोहित तिवारी के प्रोफाइल पर गई। प्रोफाइल खोला तो देखा कि बायो में पिता का नाम एनडी तिवारी और उनके आगे एक्स सीएम यूपी उत्तराखंड लिखा है। अब अपूर्वा को वकालत के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी करियर बनाना था, इसलिए वो शादी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ भी रही थी। उसने तुरंत रोहित को मैसेज कर दिया। अपूर्वा के मैसेज पर रोहित ने भी रिप्लाई दे दिया और इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। दोनों पहली बार लखनऊ में मिले। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद एक बार फिर दोनों एक हो गए। तारीख आई 31 मार्च 2018। इस दिन रोहित और अपूर्वा ने दिल्ली के एक होटल में सगाई कर ली। सगाई के कुछ महीनों बाद 11 मई को दिल्ली के ही एक होटल में दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। मैक्स अस्पताल में भर्ती रोहित के पिता एनडी तिवारी से जाकर दोनों ने आशीर्वाद लिया। इस शादी में देश के कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं, लेकिन यहाँ एक रिश्तेदार ऐसे थे जिनकी पत्नी का व्यवहार एकदम बदला बदला सा था। शादी के फंक्शन में अपूर्वा इस चीज़ पर गौर कर रही थी। अपूर्वा खुद भी वकील थी, तो उसकी नज़रें जो कुछ देख रही थी वो उसके कई मतलब निकाल पा रही थी। उसने देखा कि शादी के बाद घर पर वही औरत आगे बढ़कर सारा कुछ देख रही थी। शादी के बाद अपूर्वा ने सबसे पहले अब यही काम किया। उसका जो शक था वो उसे खा रहा था। अपूर्वा ने उस औरत के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लोगों से उसके बारे में पूछना शुरू किया। अपूर्वा को पता चला कि उस औरत की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 8 साल तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था और 2018 में उसे एक बेटा पैदा हुआ। अपूर्वा ने देखा कि बच्चे की रोहित के घर में कुछ ज़्यादा ही सम्मान था। लोग उसे काफ़ी लाड प्यार करते थे। अपूर्वा को शक हो गया कि ये बच्चा रोहित का ही है। इस बात को लेकर उसने रोहित से सवाल जवाब किया तो रोहित भड़क गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इस कदर बढ़ी कि शादी के 8वें दिन ही अपूर्वा अपना ससुराल छोड़कर इंदौर अपने मायके चली आई। अब शादी के 18 दिन बाद मायके लौटाने के कारण अपूर्वा के माता पिता बेहद परेशान थे। बेटी ने उनसे जो भी कहा उसे जान वो भी दंग रह गए। उनका कहना था कि बेटी की शादी रोहित से कराने का फैसला गलत रहा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट शुरू हुआ। दरअसल अपूर्वा ने घर छोड़ने से पहले एक और काम किया था। उसने रोहित के परिवार की वसीयत निकाल ली थी। इस वसीयत के मुताबिक तिवारी खानदान की 60% संपत्ति पर रोहित और 40% संपत्ति पर उसी के भाई सिद्धार्थ तिवारी का हक था। किसी एक की मौत होने पर वो संपत्ति एक भाई को चली जाती। वसीयत में एक और चीज़ गौर करने वाली थी कि सिद्धार्थ ने अपने हिस्से की कुछ संपत्ति उस बच्चे के नाम की थी जिसे अपूर्वा रोहित का बेटा मानती थी। दिन बीतते गए
और इस बीच अपूर्वा को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अपूर्वा अब वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने इंदौर से रोहित को तलाक के लिए नोटिस भेज दिया और मामला सीधे कोर्ट में पहुंच गया। इसी दौरान रोहित की एक सर्जरी हुई, लेकिन अपूर्वा वापस नहीं आई, उससे मिलने तक नहीं आई। इसके बाद रोहित की मां उज्ज्वला और उसके परिवार के कई लोगों ने अपूर्वा को समझाया। आखिरकार अपूर्वा मान गई और इससे ये हुआ कि तलाक का मामला ख़त्म हो गया और 30 मार्च 2019 को अपूर्वा वापस रोहित के पास डिफेंस कॉलोनी में आ गई। अब तारीख आती है 11 अप्रैल 2019। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने रोहित और मां उज्ज्वला के साथ वो औरत भी काठगोदाम गई जिसे अपूर्वा रोहित की पत्नी समझती थी। वहां जाने के बाद उस औरत और रोहित ने नशा किया। इतना ही नहीं, नशे में रोहित ने अपूर्वा को वीडियो कॉल भी कर दिया। वीडियो कॉल में रोहित और वो औरत आपत्तिजनक हालत में दिखे। साथ ही अपूर्वा ने देखा कि दोनों एक ही ग्लास से ड्रिंक भी कर रहे थे। रोहित ने उस औरत को छिपाने की कोशिश की, उसका चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अपूर्वा सब कुछ देख चुकी थी। 2-3 दिन बाद रोहित अपनी मां उज्ज्वला शर्मा और भाई सिद्धार्थ के साथ दिल्ली लौट आए। उज्ज्वला डिफेंस कॉलोनी वाले घर से खाना खाकर तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चली गई। घर में रोहित सिद्धार्थ के अलावा अपूर्वा, नौकर मार्था, नौकर गोलू और ड्राइवर अखिलेश थे। रात में रोहित ने शराब पी और अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी कपड़े बदले और कमरे में गई। वीडियो कॉल वाली रात के बाद अपूर्वा और रोहित आमने सामने पहली बार खड़े थे। अपूर्वा ने सवाल करने शुरू किए, गुस्सा किया, नाराज़ हुई। दोनों के बीच एक बार फिर से उस औरत को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। रोहित नशे में था, इसलिए अपूर्वा उस पर भारी पड़ रही थी और पूरी ताकत से रोहित का गला दबा दिया। इसके बाद भी जब अपूर्वा का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बेड पर पड़े तकिए से रोहित का मुंह तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। गुस्से की ये आग जब अपूर्वा के अंदर शांत हुई तो उसने तुरंत समझा कि उससे एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। उसने एक इंसान की हत्या कर दी है। पेशे से वकील अपूर्वा के दिमाग में अब कई तरह की बातें घूमने लगीं। उसने सबसे पहले तुरंत सबूत मिटाने शुरू किए। पहले अपना मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट किया और घर में लगे 7 CCTV कैमरों में 2 को ख़राब कर दिया। अपूर्वा के दिमाग में खुद को बचाने के लिए जो आता गया वो सब कुछ करती चली गई और इसके बाद चुपचाप जाकर सो गई। अगले दिन यानी 16 अप्रैल को रोहित पूरा दिन बाहर नहीं दिखा तो नौकर उसके कमरे में पहुंचा। देखा तो सन्न रह गया। रोहित की नाक से खून बह रहा था, वो बेहोश पड़ा था। उसने तुरंत अपूर्वा और उज्ज्वला को बताया। दोनों एम्बुलेंस के जरिए रोहित को मैक्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अपूर्वा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लोग उसे समझाते रहे, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। अपूर्वा लोगों के सामने तो रोती है, लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करती है, खाना खाती है, लोगों से फ़ोन पर बातें करती है। यह बात उज्ज्वला ने बाकायदा मीडिया में आकर भी बताई थी। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें बताया गया कि रोहित की गला दबाकर हत्या की गई थी। यहाँ से पुलिस एक्टिव हो गई। रोहित शेखर तिवारी सिर्फ ND तिवारी का बेटा नहीं था, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी और इन सालों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के दौरान उसे कई लोग जान गए थे। ऐसे में केस हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस ने जांच शुरू से ही स्पीड में रखी। सारे CCTV फुटेज खंगाले गए। कहीं से भी कोई बाहरी इंसान घर के अंदर आते नहीं दिखा। पुलिस का सीधा शक अब अपूर्वा की तरफ गया। पूछताछ के लिए अपूर्वा को बुलाया गया। वह हर बार अपना बयान बदलती रहती। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट साबित हुई रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि रोहित की मौत 1 से 2 बजे के बीच हुई। तो फिर रोहित के फ़ोन से रात 2 बजे से 4 बजे तक फ़ोन किसने किया और अपूर्वा ने उसी रात अपना फ़ोन भी क्यों फॉर्मेट किया? पुलिस के इन्हीं सवालों के बीच अपूर्वा ने सच उगल दिया और 24 अप्रैल 2019 को पुलिस ने अपूर्वा को रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उसके 518 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद उसने कई बार जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 7 जनवरी 2022 को उसे पहली बार दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत दे दी। फिलहाल ये मामला कोर्ट में ही है और अदालत जल्द ही अपूर्वा को सज़ा का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है,
आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।